तिवारी जी, इस परिचर्चा में बहुत सारी बातें और उसके अंतर्विरोध उभर कर आ रहे हैं और मेरी समझ है कि मालाकार जी का जो दर्द है, पीड़ा है, वो वास्तविक है। ये स्थिति है जैसे जो एससी के लोग हैं उनका दर्द समाज में अलग है और मालाकार जी जिस अत्यंत पिछड़े की बात करते हैं उसका दर्द और चिंता निश्चित रूप से अलग है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने जो भी तय किया और जो तय किया उसमें उनका प्रतिनिधित्व सब जगह बढ़ा। हमने लोकल बॉडीज में जो आरक्षण दिया हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, बीजेपी के रहते हुए, लेकिन उसमें तो किसी मजबूत जातियों को हम लोगों ने नहीं दिया। और आज हमारे लोकल बॉडीज में रिप्रेजेंटेशन काफी बढ़ गया, 5-6 जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं। दूसरी बात कि बीजेपी के रहते हुए इस बिहार के अंदर पहली बार ऐतिहासिक घटना है कि जनता दल यू के 5-5 एमपी अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। मालाकार जी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने, जनता दल ने 5 अति पिछड़ा एमपी जिता करके भेजा है पार्लियामेंट में। ये पहले कभी संभव नहीं था। और कौन कौन सीट से, जहां सीतामढ़ी में यादव डोमिनेट करते थे उस सीट से जनता दल का अति पिछड़ा का एमपी है। जहां जहानाबाद माना जाता था कि भूमिहार लोगों का गढ़ है, वहां से चंद्रवंशी जाति के एमपी हैं। तो हमारी पार्टी और नीतीश कुमार ने इस बात को बराबर ख्याल रखा है, ध्यान रखा है कि जो नीचे के तबका है हमारे साथ, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। जहां तक अति पिछड़ा आयोग बनाने का सवाल है, तो अति पिछड़ा आयोग संकल्प से बना है। क्योंकि दिल्ली में जो पिछड़ा आयोग बना उसने उसमें डिवीजन किया नहीं, और विभाजन नहीं किया तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था और हम अकेले उसको संवैधानिक मान्यता नहीं दे सकते थे मालाकार जी। तो हमने संकल्प से, अब हम इंस्टीट्यूट से नहीं बनाए हैं, इसको हमारी संकल्प था सरकार का, उसने हमने बनाने का काम किया। दूसरी बात कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गया दुनिया का 1 जनवरी 95 के बाद, जो हम WTO में शामिल हो गए, ये हम आप जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उसका हम शर्त मान लिए, इसको ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहे हैं। विश्व बैंक का कर्ज का हिसाब मालाकार जी वो अलग था, उसमें इंटरेस्ट कर्ज लेने पर 20 वर्ष के बाद लगता था। वो कर्ज मिलता था कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, और IMF का कर्ज मिल रहा है कि आपकी इकोनॉमी बूढ़ रही है तो बूढ़े हुए को जिंदा करने के लिए मिल रहा है। तो जब WTO के शर्त आ गया तो यहाँ पर जो स्थिति है उदारीकरण का, भूमंडलीकरण का और तीसरा निजीकरण का। अब ये सवाल है कि पहले हम लोग पढ़ा करते थे विश्वविद्यालय में जब थे कि राज स्टेट शैल विदर अवे, कि राज मुरझा जाएंगे। राज मुरझा रहे हैं, लेकिन किसके ताकत से मुरझा रहे हैं? राज मुरझा रहे हैं मालाकार जी अंबानी अदानी के ताकत से, सिविल सोसाइटी के ताकत से राज की ताकत कमजोर नहीं, मजबूत हो रही है। तो मेरा कहना है कि पूरा सिस्टम दुनिया का चेंज हो रहा है। और जो एक रिपोर्ट है CMI एक होता है, रिपोर्ट बता रहा है, अभी तो ये भी मोदी सरकार इकोनॉमिक सर्वे पेश करना बंद कर दिया। तो इस सरकार से कुछ उम्मीद नहीं। लेकिन डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि पिछड़ों की एकता में जो मजबूत जातियां हैं उसको निश्चित रूप से हम प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए कि आगे आने वाले दिनों में जो लड़ाई होगा तो मजबूत लोग इस गेट को तोड़ेंगे। और मालाकार जी लोहिया के आंदोलन से जो हिंदुस्तान का गेट टूटा, तो निश्चित रूप से उस दरवाजे में, उस आंगन में घूमने के बाद जो कमजोर जातियां हैं अति पिछड़े की, उसको भी हवा पानी मिला। अब अचानक एक दिन में सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन हो नहीं सकते हैं, तो प्रयास समय समय जारी है। ये नहीं है कि जो पिछड़ी जाति में मजबूत लोग हैं वो सारा लोग मिलकर के उसका हिस्सा लूट लेते हैं। लूटने का तो जो अति पिछड़ा में भी खेल होता है वो भी चाहता है कि लूट लें। जो पार्लियामेंट का मेंबर बनता है अति पिछड़ा का, उसको कहाँ मतलब है अति पिछड़ा के गरीब लोगों से? तो सवाल है कि कल्चर एक जो डेवलप हो रहा है
जो ये इकोनॉमी का जो पार्ट बन रहा है, उन चीजों पर भी कॉमरेड मालाकार ध्यान देने की जरूरत है। मेरा कहना है कि हमारी सरकार जब आए हैं तब से हम लोग अथक प्रयास किए हैं और हम लोगों ने कोई मुखिया दुखिया में आरक्षण नहीं दिया, मजबूर, इवन नीतीश कुमार अपने जाति को नहीं दिया। तो मेरा कहना है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो लागू हुआ उसका भी भारी असर है और उस असर का परिणाम है कि आज का आदमी मैगी पिज्जा पास्ता खा करके और जो है देश का रास्ता बनाना चाहता है। ये मैगी पिज्जा पास्ता खाने वाले मालाकार जी रास्ता नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोगों को WTO और IMF के शर्तों पर भी सोचने की जरूरत है और ये मांग करने की जरूरत है कि इसको बदला जाए। जब इसको नहीं बदला जाएगा तो आने वाले दिनों में गरीबों का चाहे पिछड़ा कहे ये सोशल इंजीनियरिंग चलाएगा और प्रचार करेगा कि माली जात के लोग सब लूट लिया आपका हिस्सा। हमारा समय समाप्त होने वाला है। अब हम चाहेंगे कि अपने ये दोनों साथी भी एक मिनट की अपनी टिप्पणी रख ले। यही कहना है मेरा। हम पहले जाएंगे संदीप यादव जी, उसके बाद मालाकार। मैं ये कहना चाह रहा था मैं किसी जाति वर्ग के विरोध में नहीं हूँ और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूँ, चाहे वो कॉमरेड हो चाहे लेफ्ट के बड़े बड़े नेता हो, ठीक, वो अपने व्यक्तिगत जीवन में एक्चुअली ये न्याय जो है ना बहुत ही सब्जेक्टिव मसला है। वो कितने न्यायप्रिय हैं, कितने न्याय करते हैं अपने जीवन में, वो बड़ा मुश्किल मसला है। तो मैं ये कहता हूं कि हमको एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है जहां सबके साथ न्याय हो पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देख खत्म करता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव ने निषाद जैसे लोगों को, राजभर जैसे लोगों को एक जमीन तैयार करके दी। उन्होंने मैनपुरी में पहली बार बसपा सुप्रीमो कांसीराम जी को संसद में भेजा। उनके पास पूरा राजनीतिक और तमाम तरह की चीजें थी। इन जातियों को बार्गेन करने का जो जमीन तैयार किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण मतलब उनका योगदान था। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? ये कौन सी ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं? संजय निषाद कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन राजभर लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे ये अपने समाज को बेच रहे हैं? कितने, आपको मालूम है कितने सांसद हैं अति पिछड़े समाज के इस पार्लियामेंट में? कितने MLA हैं यूपी में, बिहार में? आप पता करिए वो क्या करते हैं। 2 टाइम अपनी जाति के आदमी को खाना नहीं खिला सकते। मैं किसी भी जाति के लिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के इस तरह की चैरिटी होनी नहीं चाहिए। न्याय वो जातिगत जनगणना से हर व्यक्ति को हो पाएगा और किसी को कोई चैरिटी नहीं चाहिए। बहुत हर जातियों में गरीब हैं और मैं किसी के खिलाफ नहीं। धन्यवाद जी। एहसान मालाकार जी, अपनी टिप्पणी के साथ आप समापन करें। एहसान मालाकार जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट होइए। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। हाँ, वक्तव्य के 2 चरित्र होते हैं। एक चरित्र होता है कि स्टेटमेंट देना, एक होता है कि इतिहास को तथ्यपरक ढंग से रखना। तो हम तो इस बहस में ज्यादा नहीं पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट ही लोग देते रहे हैं, लेकिन कुछ चंद सवाल में रख देता हूं क्योंकि IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO का सवाल आ गया और जाति व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा। बिहार में 11 वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को स्वीकार क्यों किया बिहार की सरकार ने? और वो वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्यों बिहार सरकार ने, जब रिटायरमेंट हुआ तो उसको परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दिया गया जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिया गया? तो स्टेटमेंट से बात नहीं चलती है कि हम ऐसा हैं और या हमारे पूर्वज ऐसा कह दिए। इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से, तथ्यपरक ढंग से रखेंगे और केवल हम एक खास समूह के लिए, जिसके लिए आरक्षण फिट होता है, उसके लिए बात हम चाहते हैं कि आम गरीब आदमी भी जो पिछड़ी जातियों के अंतर्गत है, चाहे उच्च जातियों के अंतर्गत है, उनके लिए एक नीतिगत मैं कह रहा हूं। जहां तक मुखिया और सरपंच का सवाल है, जिसका सवाल उठाए हैं, यह राज सत्ता का एक सीढ़ी है, राज सत्ता का ही एक ग्रुप है, मुखिया और सरपंच, और हर तरह से राज सत्ता के ही चरित्र को वो मजबूत करता है। तो राज सत्ता की श्रेणी में कुछ अत्यंत पिछड़ी जातियों को 20% यदि रिजर्वेशन दे के मुखिया और ये बनाया, उससे कोई अत्यंत पिछड़ी जातियों का कल्याण होने वाला नहीं है। कोई नीतिगत विशेषताएं नहीं है जिसमें उसके तमाम जीवन यापन का कोई गुंजाइश निकल सके। बस मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जी संदीप जी, हालांकि वाद विवाद का विषय नहीं है, अपना फिर भी मैं ये
धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारा समय नहीं, समाप्त हो मैं ये चुका है। कहना चाह रहा था कि मैं जी, मालाकार सर से सहमत हूँ कि नीतिगत पॉलिसीज पे जोर होना चाहिए ताकि वो सबको लिबरेट कर सके। लिबरेशन का मसला है, जो सुलझे लोग हैं उनके लिए जाति कोई मायने नहीं रखती। जी, सोवियत यूनियन धर्मेंद्र से लाना कुशवाहा जी, पड़ेगा। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आप कुछ कह रहे थे? सोवियत यूनियन से लाना पड़ेगा। जी जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धर्मेंद्र कुशवाहा जी, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारा समय भी समाप्त हो चुका है। तो एक बात तो है कि ये जाति गणना हो या अपना जन सर्वेक्षण हो, जो भी हो, ये तो होना चाहिए। और जब तक हमको सबका सही आकलन नहीं होगा, सबकी जनसंख्या की हमको जानकारी नहीं होगी, ये तब तक कोई नीति नहीं बन सकती है। और ये सब कुछ बनने के बाद असली चीज ये है कि हम आम आदमी के जीवन में जो आदमी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसके उन्नयन के लिए हम नीतियां बना सकें। और वो नीतियां बनाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी संख्या मालूम हो, उनकी स्थिति मालूम हो। तो ऐसी हालत में जो भी